हाय सिद्धार्थ। हाय हमें इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। एक्चुअली आज हम जो बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के ऊपर बात कर रहे हैं। जी। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ सालों से जो घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से स्पेशली हिंदू मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बहुत बता पाएँ। जी, ये जो अटैक्स हुए हैं मंदिरों पे, वो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हैं। और इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट्स हैं हिंदू रिलीजन की, चाहे वो वैष्णव जो फॉलोअर्स होते हैं उनके दृष्टिकोण से हो, या जो दूसरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे शवाइट फॉलोअर्स हैं उनके दृष्टिकोण से हो, वो सारे जो पीठ हैं उन सब पे जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक हुआ है पिछले कुछ समय से। खास तौर पे इनमें जगहें हैं, एक है अपना काकीनाडा करके, एक है आपका अंतरवाड़ी करके। अंतरवाड़ी जो है वो वैष्णव जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है। तो एक सोची समझी साजिश है। एट द सेम टाइम अब क्योंकि स्टेट जिसके चीफ मिनिस्टर जो खुद एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इवेंजलिस्ट हैं, वो क्योंकि वो सत्ता में हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। और काफ़ी मतलब जितने भी धार्मिक मंदिर हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो निशाने पे हैं ईसाइयों के। ईसाई जो संप्रदाय से जो बिलोंग करते हैं, जो भी उनके हैंडलर्स हैं उनसे। जी, देखिए जिस तरह का वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे बर्बादी की जा रही है, और अगर आप देखें कि जैसे आपने बोला कि जो वहाँ के खुद के सीएम हैं वो सेल्फ क्लेम्ड क्रिश्चियन मानते हैं अपने आप को, तो आपको नहीं लगता कि जो जितने भी अटैक्स हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई उन्हें फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म धर्म की भी एक रेस्पेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हमारे आईपीसी में कानून है, और सेक्शन 295A अपने आप में कहता है कि कोई भी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करता है या प्रमोट करता है एनमिटी अमंग रिलीजन्स, तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए। बट जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि एफआईआर जो है वो उसी वक्त हो सकती है जब स्टेट पुलिस उसे अलाउ करेगी या मजिस्ट्रेट उसे अलाउ करेगा। तो उसका अपने एक लीगल प्रोसीजर है, एक कानूनी प्रक्रिया है उसकी। तो अगर वो स्टेट का उसमें से नहीं है, स्टेट अगर प्रो नहीं है एफआईआर करने के, तो उस वजह से ऐसी चीज़ें हैं जो अनरिपोर्टेड चली जाती हैं। अब क्योंकि जब सरकार को समर्थन है ऐसे गुटों का, ऐसे लोगों का, और मुख्यमंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के वो खुद एक इवेंजलिस्ट हैं, तो इस वजह से क्या है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता है उनके प्रति। प्लस एट द सेम टाइम अभी जितने भी वहाँ पे ट्राइबल कन्वर्जन आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ समस्या बहुत बड़ी है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ट्राइबल वर्ग है वहाँ पे। तो जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पे वो बड़े ही वल्नरेबल हैं। आप देखेंगे कि जो इंटीरियर गांव है वहाँ पे काफ़ी साल वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नक्सलाइट मूवमेंट चले हैं। आज भी वहाँ पे नक्सलिज्म है, वहाँ पे काफ़ी माओवाद है, वहाँ पे पेनिट्रेटेड है। आप देखेंगे गुंटूर में और काफ़ी दूसरे इलाकों में। तो ये चीज़ आज भी है। और अब वो ट्राइबल जो हैं, वो जो पहले नक्सलाइट थे कुछ, उनमें से अब जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। और आए दिन आप देखेंगे कुछ जो वहाँ पे बड़े बड़े मिशनरी नेता है वो भड़काऊ बयान देते हैं और प्रेरित करते हैं वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं कि वो कन्वर्ट करें। तो जो ये फोर्सफुल कन्वर्जन है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे बहुत ही रैम्पेंट है। जी, सो सिद्धार्थ जी, हम देखिए अगर देखा जाए कि जितने भी आपने भी कन्वर्जन की जो बात की, ट्राइबल एरियाज़ को इजीली कन्वर्ट करना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है, वो सारी चीज़ें उनको ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। तो बहुत सारे थिंक टैंक बोलते हैं कि जितने भी लोग सोचने वाले हैं वो बोलते हैं कि जो ये ब्रेन वॉश हो रहा है उसको किस तरीके से किया जा रहा है। पहली बात तो एक पॉवर्टी के बेसिस पे या फिर एजुकेशन के बेसिस पे, वो आपको क्या लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है वो आपने जैसा बताया, पॉवर्टी और एजुकेशन, यही हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कन्वर्जन की तरफ जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं वहाँ पे। जितने भी मिशनरीज हैं वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। वो लोग उन्हें काफ़ी ल्योर करते हैं कि हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, हम आपको बहुत सारा जो स्कॉलरशिप्स देंगे। अब हर व्यक्ति जो ऑलरेडी एक गरीब वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, तो वो सबसे पहले ही चाहता है कि जो उसका खुद का बच्चा हो वो शिक्षित हो। तो उसकी शिक्षा उसके लिए सबसे पहला एक उसकी पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ साथ में क्योंकि काफ़ी जो अंदर के इलाके हैं वहाँ तक काफ़ी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती केंद्र सरकार की, जो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से क्या डिस्टॉर्ट करते हैं हमारे खिलाफ। और जो अपना आइडिया ऑफ इंडिया है, जो देश का हमारा जो एक आइडिया है, उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग इनके झांसे में आएँ
और साथ साथ में अब उनके लिए वो क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम है रिलीजन का, जो आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं, उसको बड़ा ही कन्वीनियंटली और सेलेक्टिवली यूज करते हैं, ताकि क्या है कि जो लोग हैं वो ये माने कि हाँ, ये तो हमें अधिकार है कि हम जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि क्योंकि एजुकेशन और पॉवर्टी सबसे बड़े समस्याएं हैं, इसलिए क्या है कि इन लोगों तक जो है जितनी भी सरकारी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो इनके लिए काफ़ी बदलाव ला सकती है इनके जीवन में, वो पहुंचाना उनको बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक फोर्सफुल कन्वर्जन हो वो स्टॉप हो। जी, देखिए सबको पता है कि जो जगन रेड्डी हैं वो शुरू से क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने इस तरह से इतनी ह्यूज मात्रा में उन्हें वोट किया है और वो दिन प्रतिदिन चर्च पे चर्च बनाते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनको वोट असल में इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी वहाँ पे वो चंद्रबाबू नायडू की थी इससे पहले, और चंद्रबाबू नायडू के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने एनडीए भी छोड़ा था अपने कुछ इश्यूज को लेके, क्योंकि वो चाहते थे एक स्पेशल राहत पैकेज आंध्र प्रदेश को मिले। उस जिद पे उन्होंने 2017-18 में जो है वो 2018 में जो है उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। तो एंटी इनकम्बेंसी थी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, क्योंकि काफ़ी जो है ग्राउंड पे तक उनकी पॉलिसीज पहुंच नहीं पा रही थी, प्लस उनका हमेशा से जो काम करने का तरीका रहा है पीछे भी, वो जो अर्बन पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, उनका काम रहता है, चाहे वो बड़े बड़े शहरों को चमकाना हो या नए। उससे क्या होता है कि जो पिछले दूर दराज के इलाके होते हैं, पिछड़े इलाके होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। साथ साथ में क्या है, आंध्र की राजनीति अगर आप देखेंगे तो आंध्र की राजनीति में हमेशा से जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होती हैं, उसके जब तक वो पॉपुलिस्ट स्कीम कोई सीएम जब तक लेके नहीं आता तब तक उसका एक जनाधार बड़ा नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे जगन के जो पिताजी भी थे वो काफ़ी स्कीम्स लेके आए थे, वो चाहे आपका फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी हो। तो ये कहना कि जगन एक पॉपुलर चॉइस थे, ये कहना गलत होगा। जगन कभी भी पॉपुलर चॉइस नहीं थे वहाँ की राजनीति में। चंद्रबाबू नायडू की जो अर्बन पॉकेट्स की राजनीति थी, जो प्रो कॉन्सेंट्रेटेड अर्बन साइड में थी, उसकी वजह से वो आए पावर में। अब रही बात आपके सवाल का जो दूसरा जवाब है, वो ये है कि वहाँ पे जैसा कि जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वो लोग बड़े ही खफा हैं। वहाँ पे एक क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा है आंध्र की पॉलिटिक्स में। जो रेड्डी जो अपर कास्ट हैं वहाँ पे, और लोअर कास्ट जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी वो आपस में एक दूसरे से बहुत वो हैं, अलग हैं। और लोअर कास्ट के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेके कि भाई इतने साल तक उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं मिली हैं। तो उसकी वजह से अब जगन जो है अपना एक इवेंजलिस्ट एजेंडा और साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको पुश कर रहे हैं, तो जो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इस वजह से बहुत से लोग जो हैं उनके उसमें नेटवर्क में आते जा रहे हैं। इवेंजलिस्ट को पूरा सपोर्ट है, क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा सपोर्ट है, और आने वाले समय में ये एक भयंकर जो परिणाम के संकेत है, बहुत हद तक जो है वहाँ पे गांव में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो सकता है। जी, देखिए प्रवीण चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा, वो काफ़ी टाइम से अभी मीडिया में भी रहे, यूट्यूब वीडियोस में भी उन्होंने कई बार कहा है कि मैंने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा है, बहुत सारे गाँव को क्रिश्चियन बनाया है। तो इतना एक मतलब ओपन सबूत और ओपन बंदा आके कोई कह रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल, ये चीज़ अभी मीडिया में और अपना सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई थी। यूट्यूब में भी उनका वीडियो था, वो बहुत ही खुले उसमें कह रहे थे कि हम जो है डेसिग्रेट करेंगे हिंदू टेम्पल्स को, और जितने भी यहाँ पे जो उनके सिविलाइजेशनल हिंदू रिलीजन के जो स्तंभ हैं, वहाँ पे मंदिर हैं बड़े बड़े। तो ये चीज़ दर्शाता है स्टेट की लापरवाही, स्टेट का जो वहाँ पे मोटिव है, एजेंडा है। असल में एक एजेंडा है जो एक जिस एजेंडा की ये भरपाई कर रहे हैं इनके जैसे लोग, और ये लोग जानबूझ के इस तरीके से अपने आप को रैम्पेंट और रैपिड तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं सेक्शन के, जो इनके बहकावे झांसे में आ सकते हैं, उनको अपनी तरफ कर सकें। उनको ये बता सकें कि भाई जो हिंदू धर्म है, जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण वर्ग है, जो अपर कास्ट जिसे कहते हैं, वो लोग वो इनके बहुत खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा सच नहीं है। लेकिन इस तरीके से दर्शाया जाता है कि आपको इन लोगों पे हमला करना है, ये लोग वजह है आपके वर्षांतर जो आपके साथ में उत्पीड़न हुआ है, आपके साथ में गलत हुआ है उसके लिए। तो ये इनकी सोची समझी राजनीति भी है और सोचा समझा एजेंडा भी है। जी, देखिए यूएसए से जो इवेंचुअलिकल जो फंडिंग होती है आंध्रा और तेलंगाना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ यूएसए ही नहीं, ये तो बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी देश जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इस एजेंडा को।
वेटिकन जो है, जो सीट है आपका मिशनरीज की सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ से वो एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग करती हैं यहाँ पे सबको। और सिर्फ इवेंजलिस्ट सिर्फ यूरोप के ही नहीं, यूएस हुआ, यूरोप हुआ, और भी कई देश हुए, इन सब का एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका एक सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है यहाँ पे। एंड उनका एजेंडा वही रहता है कि जिस भी देश में जाएं वहाँ आप क्या है कि बाइबल हाथ में दें और धीरे धीरे वहाँ से आप ज़मीनें ले लें। डेसमंड टीटो करके एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन और एक रैशनलिस्ट थिंकर थे, जिन्होंने एक बात कही थी कि अफ्रीकी लोग कहते हैं कि भाई जब मिशनरी अफ्रीका में आए तो शुरू में ज़मीन अफ्रीकन के पास में थी और बाइबल मिशनरीज के पास में थी। 100 वर्षों बाद देखा तो बाइबल जो है वो अफ्रीकन के हाथ में आ गई और ज़मीनें जो है वो मिशनरीज के पास चली गई। तो हम लोग जो क्या है, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग सब जो लोग हैं, कई लोग, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है। हम लोग क्या पास्ट भूल जाते हैं अपना। बट ये चीज़ ध्यान में रखने की है, और ये जो इनका जो एक कटाक्ष जो था डेसमंड का, वो आज के इस आंध्रा पॉलिटिक्स में बहुत ही सटीक बैठता है। तो ये चीज़ आज फिर कल को होगी कि ज़मीनें जो होंगी वो अल्टीमेटली लोकल के हाथ में नहीं रह के मिशनरीज के हाथ में आ जाएंगी। और जो लोकल लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी बाइबल को अपना के, क्रिश्चियनिटी को अपना के, वो कल को ज़मीनें नहीं रहेंगी उनके पास में। जी, देखिए अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो जगन, नायडू, केसीआर, ये सारे लोग अपने अपने स्टेट्स में इस चीज़ को लेके बढ़ावा दे रहे हैं, चर्चेस पे काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ जो कन्वर्जन है इस पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वायरस है ये पूरे साउथ में अब फैलता जा रहा है? ये पहले से है या आज अभी तो असल में जो 2 स्टेटें आपने कही, तेलंगाना, आंध्रा में अभी चीज़ सामने आने लगी हैं। केरला में तो ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, तमिलनाडु में ये बहुत कई वर्षों से चल रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े बड़े जो मिशनरी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो केरला से ही हैं यहाँ पे। तो शुरुआत इसकी बहुत पहले हो चुकी है। अब इसके जो डिजास्ट्रस इम्पैक्ट है वो अब दिखने लग गया है, और पॉलिटिक्स में भी अब ये सामने आने लग गया है। अब तक तो क्या था, ये बहुत ही पीछे एकदम अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था। ठीक है, पॉलिटिक्स को इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये वहाँ की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने लग गया है। अब वहाँ की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होने लग गया है। अब क्रिश्चियनों का धीरे धीरे वोट आधार हो जाएगा वहाँ पे। तो आप देखेंगे आज कितने पिछले 20 वर्षों में जितने भी नए नए देश बने हैं, चाहे ईस्ट तिमोर हुआ, चाहे सर्बिया हुआ, कोसोवो हुआ, आप सब देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से बने ये देश। तो आप किस तरफ आप जा रहे हैं, आप ये चीज़ को सोच सकते हैं। जी, देखिए आंध्रा के जो लोग हैं अभी इस चीज़ को लेके पता चल रहा है उन्हें कि भाई ये जो हमने इलेक्शंस में वोट दिया किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग कब जागरूक होंगे? आपको क्या लगता है कि वो कुछ इनिशिएटिव के साथ आएंगे क्या? जागरूकता जो है वो धीरे धीरे फैलेगी अब और इसमें हद में काफ़ी जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज हैं और मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है असल में लोगों को जागरूक करना। हर काम जो है सरकार नहीं कर सकती। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि स्टेट खुद इन्वॉल्व है इनके साथ में, तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे एक नए तरीके का नैरेटिव सेटअप हो, नई तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोगों तक सही बात पहुँचे कि वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस से दे कैन नॉट हेट देमसेल्व्स। आपको अपने खुद के धर्म से, अपने रूट से जुड़े रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको ज़रूरी है कि जो मौका परस्त लोग हैं जो आज राजनीति में हैं, आपके वोट पे जो आज सरकार में हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी बड़े पोस्टों पे हैं, उन सबको आप समझें, पहचानें कि अल्टीमेटली इनका हिडन एजेंडा क्या है। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिद्धार्थ जी ये कि इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है अपकमिंग टाइम में? सॉल्यूशन सर इसका यही है कि जितने भी जो लोकल जो है वहाँ पे ग्रुप्स हैं, जो वहाँ के लोकल जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा एवेंजलिस्ट के अगेंस्ट में। बेसिकली जो खुद की नेटिव जो उनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की इस वक्त आंध्रा को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आंध्रा अब पहले एक राज्य था, अब वो वहाँ पे राज्य अलग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो एक आइडेंटिटी के साथ जो अटैचमेंट है वो मिसिंग है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगला चुनाव जो हो वो आंध्रा की आइडेंटिटी पर लड़ा जाए। और आंध्रा की आइडेंटिटी का मतलब यही है कि जो वहाँ का पिछला इतना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे पुराने समय में, चालुक्यास के समय से लेके, आंध्रा का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में आज के वक्त में, चाहे विशाखापट्टनम हो, सी पोर्ट्स हो। तो ये तो चलो बड़ी डेवलपमेंट की बातें होंगी, बट
ऑन ग्राउंड भी जो वहाँ के जो नेटिव हैं वहाँ के लोगों का, हमारे छोटे छोटे जो वहाँ पे ट्राइब्समैन हैं उनमें से आप लोगों को हीरो बनाने पड़ेंगे। वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल वॉरियर्स हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। एक अपने खुद के व्यक्ति जो उनमें से निकले हुए हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होंगी तभी मैं सोच सकता हूँ कि वहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलेगी। जी, धन्यवाद सिद्धार्थ जी।